ओके, आज हम जो कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं ना वो है बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें ना रिसेंट ट्रेंड में कुछ नया नया है जो आपको पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊँ ना एक बार? हाँ पता है मुझे वो। हाँ कर दो, ऐसे बूम रैंग हो गया। कोई बात फॉर्मूला बेस्ड में एकदम स्टार्टिंग एंगल से कीजिए अगर आपको याद होगा ठीक है। आपको मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, पर आज जो सिखाऊंगी फाइनल कर दो ठीक है। कोएफिशिएंट्स होते हैं मतलब 1 2 1, करेक्ट। ये क्या होता है a प्लस बी रेज टू 4 के कोएफिशिएंट्स है, तो कैसे लिखते हैं हम 1 4 6 4 1 लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं a रेज टू 4 a क्यूब a स्क्वायर a, फिर यहाँ पे b, यहाँ पे b रेज टू 4 b क्यूब b स्क्वायर b और b रेज टू 0, करेक्ट। अब इसी को हमने जनरलाइज ऐसे किया था कि ये 1 को मैं लिख सकती हूँ 4c0, 4 को लिख सकती हूँ 4c1, 6 को लिख सकती हूँ 4c2, 4 को लिख सकती हूँ 4c3 और 1 को लिख सकती हूँ 4c4। ये NCR क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू सबट्रैक्शन का फैक्टोरियल। आई होप आपको याद है, n कॉम्बिनेशन r, राइट। तो अगर ऐसा करूंगी तो a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 4 को मैं जनरलाइज टर्म में लिख सकती हूँ, 1 की जगह पे लिखूंगी 4c0, सो 4c0 a रेज टू 4 प्लस 4c3 a रेज टू a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 1 1 1, सेम ही होते हैं ठीक है। ए बी क्यूब प्लस 4c4 b रेज टू 4, क्या मैं करेक्ट हूँ? राइट है ये। मतलब अगर मुझे जनरलाइज करना है तो a प्लस बी रेज टू एन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो एन सी जीरो ए रेज टू एन प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए रेज टू एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस वन अप टू एक जनरल टर्म आएगा एन सी के ए रेज टू एन माइनस के बी रेज टू के प्लस वन अप टू लास्ट टर्म आएगा एन सी एन ए बी रेज टू एन, करेक्ट है ये। मतलब इसी को मैं लिख सकती हूँ। अच्छा ये टर्म कौन सी है जरा मुझे फटाफट बताओ, ये टर्म कौन सी है? तो ये टर्म T1 है। ये टर्म कौन सी है? T2 है। मतलब जब 2 है तो यहाँ पे 1 होता है। ये टर्म है T3, मतलब ये टर्म क्या होनी चाहिए? TK प्लस 1। मतलब जनरल टर्म क्या होती है इस एक्सपांशन की? सो जनरल टर्म होती है TK प्लस 1 और जो कि क्या होती है? एन सी के ए रेज टू एन माइनस के बी रेज टू के, ये इसकी जनरल टर्म होती है। क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके, मतलब मैं ए प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन को लिख सकती हूँ समेशन के रनिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लूँ? 0 टू एन, और क्या लूँ मैं? 0 टू एन माइनस वन लेना पड़ेगा शायद। एन सी के नहीं, 0 टू एन ही चलेगा, एन सी एन था ना लास्ट वाला। ओके, एन सी के ए रेज टू एन माइनस के बी रेज टू के, ये मेरा शॉर्टकट का एक्सपांशन है। अगर एन इवन है, जैसे यहाँ पे रेज टू 4 था, मैं थोड़ा सा ऊपर लेना चाहूंगी, तो कितने टर्म्स आए थे? 1 2 3 4 आणि 5, राइट। सो अगर एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यस, नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 विच इज ऑड। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ का जो पावर था उसके कोएफिशिएंट क्या थे? 1 4 6 4 1। तो अगर मैं इन्हें कट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक मिडिल टर्म मिलेगी, हाँ या ना? तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? ये T1 है, ये T2 है, तो T3 आपकी मिडिल टर्म हुई, करेक्ट है। मतलब n इवन होगा नहीं वरद? हाँ n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, और मिडिल टर्म कितनी है? तो मिडिल टर्म एक ही आएगी, और वो कौन सी है? दैट इज T n
बाई टू प्लस वन। देखो ना t 4/2 मतलब कितना होता है 2, 2 + 1 3, राइट। और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, और वो कितनी होगी, तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी आपके पास, यस 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, और वो कौन आएंगी, Tn+1 होल अपॉन 2, Tn+3 होल अपॉन 2, उसके आगे वाला एक, राइट। ये मिडिल टर्म के लिए और एक खासियत ये है कि मिडिल टर्म is the greatest term, is a term with greatest coefficient. मतलब क्या, क्योंकि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला टर्म बहुत पूछा जाता है। सो अब ये नया है आपके लिए, मतलब tk इज टर्म tk+1 लेते हैं विथ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट if and only if tk+1 अपॉन मॉड ऑफ tk ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, तभी तो tk+1 सबसे बड़ा कहलाएगा, राइट। सो tk+1 कितना होता है, बोलो फटाफट, वो होता है nck b⁻k अपॉन यहाँ पे आएगा nc। अरे रोज मेरे टाइम पे क्यों आती है कचरे वाली गाड़ी, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि मैम के क्लास पे लो, उसको बताना पड़ेगा बेचारी को। और ये मॉड कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्या मैं करेक्ट हूँ, तो थोड़ा सॉल्विंग करते, तो अगर आपको अच्छे से देखोगे तो ये b/a रह जाएगा, बाकी सब कट हो जाएगा। ऊपर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n-k फैक्टोरियल, और नीचे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन k-1 फैक्टोरियल इंटू n-k+1 फैक्टोरियल। और ये जो मॉड है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। सो अब ये कितना आता है, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा k-1 फैक्टोरियल इंटू n-k+1 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n-k फैक्टोरियल का मॉड, सॉरी इंटू b/a का मॉड इज ग्रेटर देन 1। सॉल्विंग करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ऊपर नीचे से क्या होगा, तो n-k+1 बचेगा और नीचे k बचेगा, बाकी सब तो फैक्टोरियल के बहाने कट जाएगा। तो बस ये आपका कंडीशन हो गया। क्या कंडीशन हुआ, n-k+1 टाइम्स b अपॉन a टाइम्स k मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसका मॉड। ये आपका ग्रेटेस्ट, तो अगर ऐसा होता है तो tk+1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए क्वेश्चंस है लार्जेस्ट टर्म, द टर्म विद द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, ठीक है, इसके लिए जेई में क्वेश्चंस है। फाइन। अब अगर यहाँ पे n मतलब ये फॉर्मूला में लर्न करना है, ये किसका है, ग्रेटेस्ट टर्म क्या है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट टर्म है यहाँ पे tk+1। ग्रेटेस्ट टर्म मतलब टर्म विद ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है, ठीक है, प्लस माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं मॉड की बातें कर रही हूँ। ओके, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n है nc0 a रेज टू n प्लस nc1 a रेज टू n-1 प्लस nc2 a रेज टू n-2 एंड प्लस ऑन, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ a रेज टू n प्लस n a रेज टू n-1 b प्लस b स्क्वायर, हाँ, n इंटू n-1 अपॉन 2 a रेज टू n-2 b स्क्वायर एंड प्लस ऑन। क्या मैं करेक्ट हूँ? अगर अब मैं a की जगह पे लूँ 1 और b के जगह पे लूँ x, तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेज टू n इज 1 रेज टू n प्लस n 1 रेज टू n-1 x प्लस n इंटू n-1/2 1 रेज टू n-2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑन। तो यार 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू n कितना आता है,
तो आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 x² प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/6 x³ एंड प्लस ऑन। पहले 4 टर्म सफिशिएंट होते हैं। और अब हम क्या करते हैं, केस 1 इसको हम फॉर्मूला की तरह मानते हैं। सो केस 1 n इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू -1 लूंगी तो क्या आएगा, सो 1 प्लस एक्स रेज टू -1 कितना आएगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स, फिर कितना आएगा प्लस -1 इंटू -2/2 x² प्लस -1 -2 -3/6 x³ एंड प्लस ऑन। मतलब कितना आता है ये 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन। कितना सुंदर एक्सपांशन है ये। तो ये भी लर्न कर लेने का, जितना डबल टी स्क्वायर कर रही हूँ सब लर्न कर लेने का। अगर मैं x की जगह पे -x लूँ, मतलब 1 माइनस x⁻⁻1 की बात करूँ, तो फिर से क्या होगा, और टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, यानी मुझे सब कुछ प्लस में मिलेगा। ठीक है। आप सेकेंड केस में झोप परत, आप सेकेंड केस में n की जगह पे -2, n की जगह पे हाफ लेके देखेंगे और मुझे बताएंगे। मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, फटाफट करके बताएंगे। n इज इक्वल टू 3/4 लेंगे। इस सारे किस्से में इस फॉर्मूला को एग्जिस्ट होने के लिए आपके पास होना चाहिए कि पहला टर्म 1 होना चाहिए, सेकेंड टर्म जो है मॉड ऑफ b मतलब मॉड ऑफ x जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग चाहिए, इसलिए मॉड ऑफ x लेस देन 1 चाहिए। ठीक है, मुझे ये 3 फॉर्मूलाज फटाफट निकाल के दिखाओ फास्ट। nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b square and plus on ncn b raised to n। करेक्ट हूँ मैं? अगर मैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो क्या आएगा, सो 1 प्लस 1 रेज टू n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस 1 अप टू ncn। तो बन गया फॉर्मूला। क्या बना, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स SUM इज नथिंग बट व्हाट, इट इज 2 रेज टू n। करेक्ट। अगर मैं उल्टा पुल्टा करूं, मतलब अगर मैं इवन टर्म्स लूं और उसका एडिशन लूं, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ऑड टर्म्स का एडिशन। ये कहां से आता है, ए की जगह पे ए डालो, बी की जगह पे -1 डालो, मतलब ए की जगह पे 1 डालो, बी की जगह पे -1 डालो। क्या मैं करेक्ट हूं? और समेशन के भी फॉर्मूलाज देने पड़ेंगे क्या मुझे? आप बोलोगे तो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देने हैं? अरे अरे, समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n is nothing but what, n into n plus 1/2. Summation k square running from 1 to n is nothing but n into n plus 1 into नशीब माझं 2 वर्षात एवढं तरी लर्न झालं पाहिजे। हे पण तुमचा प्रॉब्लेमच आहे सगळ्यांचा की यू डोंट लर्न द फॉर्म्युलाज, यू हैव टू लर्न। बिना फॉर्मूला लर्न किए कौन ये करता है, कळलं? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नए ट्रेंड में। क्वेश्चन ये है कि इफ g इज इक्वल टू 3 प्लस √5 raised to n, then greatest integer g is, first 3 plus √5 raised to n plus 3 minus √5 raised to n plus 1। सेकेंड ऑप्शन है
3 प्लस रूट 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n माइनस 1। थर्ड है 3 प्लस रूट 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n। और लास्ट ऑप्शन है 3 प्लस रूट 5 रेज टू n माइनस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n। जी हाँ जी, वही तो उसमें मजे है। मैंने बोला नया ट्रेंड है करके। हाँ पर वो हो गया बाद में मेरे से, फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया पूरा एक्सरसाइज, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया वहां पे। कोई नहीं, मुझे भी मिल जाएगा फिर से, सोच रही हूँ। फोर्थ है शायद उसका आंसर। आंसर नहीं इम्पोर्टेंट, कैसे किया वो इम्पोर्टेंट होता है। यार तो आंसर कहाँ से लर्न करती है यार। नाइस, वेरी नाइस। हो जाता है। हाँ, एक गप्पे मारने से ऊपर नहीं आ रही, नहीं टॉन्टिंग करने से। अच्छा थप्पड़ खाओगे ना फिर समझ में आएगा। बताओ कैसे करोगे, मुझे नहीं याद आ रहा है कैसे किया था। सबसे पहले 3 प्लस रूट 5 रेज टू n लगने वाला है ना, तो बस वो लिख लेते हैं। वो कितना है बोलो पहले फटाफट। करेक्ट हूँ मैं? अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो ये आएगा NC0 3 रेज टू n प्लस NC2 3 रेज टू n माइनस 2 इंटू 5 प्लस NC4 3 रेज टू n माइनस 4 5 स्क्वायर एंड प्लस ऑन प्लस सेपरेट कर रही हूँ रैशनल और इरेशनल पार्ट। रूट 5 टाइम्स कितना आएगा ये NC1 3 रेज टू n माइनस 1 प्लस NC3 3 रेज टू n माइनस 3 और इंटू 5 प्लस NC5 3 रेज टू n माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर एंड प्लस होगा। ये ऐसा आएगा। व्हाट अबाउट 3 माइनस रूट 5 रेज टू n। तो इस चिड़िया को मैं a लिखती हूँ और इस चिड़िया को मैं b लिखती हूँ। तो मतलब ये कितना आया था, ये वाला आया था a प्लस रूट 5b। तो सेकेंड वाला कितना आएगा, वो आएगा a माइनस रूट 5b। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब अगर मैं ऐड करूँ इन दोनों को 3 प्लस रूट 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n, तो कितना आता है, वो आता है 2a। क्या मैं करेक्ट हूँ? बाकी सब कट हो जाता है। जरा चेक करो अच्छे से, मिनट ब्रेक दे रही हूँ सोचने के लिए, सोचो। क्या निगेटिव आएगा? ये निगेटिव आएंगे ना, हाँ तो वही तो मैंने निकाले बाहर, इसलिए तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। रूट 5 वाले जिसमें रूट 5 वो सब निगेटिव आने वाला है। करेक्ट हूँ मैं? पर अगर मेरा g है 3 प्लस रूट 5 रेज टू n है, और अगर मैं इसे लिख पाती हूँ a प्लस बी रूट 5, सो व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन g। तो वो क्या होता है वो मुझे बताओ। b इंटीजर है, a इंटीजर है, b इंटीजर और इंटू रूट 5 कर दिया है। हाँ हाँ, a बाहर निकलेगा प्लस b इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूट 5 ऐसा आएगा। क्यों?
नहीं, पर k टाइम्स, अगर k इंटीजर है और k टाइम्स x रियल नंबर है, सो इट इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? क्या क्या? हाँ वो ठीक है, पर क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पहला वो सवाल है, सोच लो। x लेती हूँ मैं 0.01 और k लेती हूँ मैं 4, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.04 कितना होता है? वो 0 होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.01 वो भी 0 ही आएगा, तो वो मैच करेगा। पहले ये देखो क्या क्या ये मैं बाहर निकाल सकती हूँ। अगर के इंटीजर है तो शायद निकालते आता है। 1.01 लिया तो ये 4.04 आएगा, मतलब ये 4 आएगा। ये भी बना रहा है, हाँ नहीं ये नहीं वर्क करेगा, बताती हूँ क्यों। देखो मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं ले रही हूँ 1.5, तो 1.5 इंटू 4 कितना होता है 6, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है 6, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 4, तो नहीं करता, मतलब k को बाहर नहीं निकाल सकते हो। मतलब इसे आपको b√5 ही लिखना पड़ेगा। इसका क्या करोगे? त्याचं मी काय करू? मैंने यहाँ कुछ तो जुगाड़ किया था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ वही वही कुछ करना है, रुक एक सेकंड के लिए। जी क्या है आपका? इसे आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। क्या मैं करेक्ट हूँ? जी क्या था? 3 + 5√5 था ना? थ्री प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 कितना होता है? सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कर सकते हो। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, ऐसे आपका बोलना है। ठीक है, इसको स्टार करके रखो, था कुछ यहाँ पे नहीं याद आ रहा है, वहीं के वहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके गोल गोल घुमाना है उसको। ठीक है, आ जाएगा याद, क्योंकि क्या हुआ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सोच सोच के याद नहीं आ रहा है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है जो हम कल करेंगे। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये कंसेप्ट बहुत आता है, मतलब 3 पैटर्न 2022 में ही 3 क्वेश्चन सेम ही है। द रिमाइंडर व्हेन (11^1011 plus 1011^11 is divided by 9 is। तो दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, बाइनोमियल कर रहे हो तो बाइनोमियल से। 11^1011 को कैसे लिख सकते हो? इट इज 9 + 2^1011, हाँ या ना? अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो सिर्फ लास्ट टर्म है जहां पे ये नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, 9 नहीं रहेगा, बाकी सब में रहेगा। तो इसे मैं मॉड्यूलो 9 लिखती हूँ। मॉड्यूलो 9 मतलब 9 से डिवाइड करने पे इतना ही रिमाइंडर रहेगा, बाकी सारे टर्म से 9 है। याचं एक्सपान्शन जर घेतलं तर प्रत्येक टर्म मध्ये 9 आहे, फक्त शेवटच्या टर्म मध्ये 9 नाहीये, म्हणून शेवटची टर्म सोडून दिली, बाकी सगळ्या लिहून टाकल्या।
अब इसे मैं लिख सकती हूँ 2⁻³ इंटू कितना, जरा हेल्प करो तो फटाफट। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 7। क्या मैं करेक्ट हूँ? ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि 2³ को मैं लिख सकती हूँ 8। अब 8 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना रहता है? -1। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए आपको। और ये ऑड है, मतलब ये आएगा -1, मतलब फिर से कितना होता है? 8। मतलब पहला टर्म का रिमाइंडर कितना है? 8 है, राइट। सेकेंड टर्म का रिमाइंडर क्या रहेगा? 1011 raised to 11। तो इसे मैं 9 इंटू कितना लिख सकती हूँ? 9 1 ज़ा 1 ज़ा नहीं 2 ज़ा 30, 9 1 ज़ा तो 21, 2 ज़ा 18 तो 31, 9 3 ज़ा 27 शायद, एंड +4⁻11। क्या मैं करेक्ट हूँ? आता याला जर एक्सपांड केलं तर फक्त शेवटची टर्म आहे जिथे हे नाही आहे, काय नाही आहे, 9 नाही आहे, करेक्ट. मग तेवढीच उरणार आहे रिमाइंडरमध्ये, बाकी सगळ्यांचा रिमाइंडर 0 राहणार आहे. सो ये कितना आएगा? ये आएगा 16. उसका मैं क्या करूँ? 4³ लेते हैं फिर. 4³ इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2, ऐसे लूँ. 4³ कितना होता है? 64. और 64 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहता है? 1 ना. तो ये आ गया 1. रिमाइंडर ले रही हूँ, क्वोशंट नहीं. और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहता है? 7. क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मुझे आया 7 मॉड्यूलो 9. मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 7. तो टोटल रिमाइंडर कितना रहता है? 8 + 7 मतलब 6 15. और 15 को फिर से अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो लास्ट आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? 6. 16 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 रहता है. क्या ये बात समझ में आती है कि मुझे एक्सप्लेन करनी है? अगर बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आपको थोड़ा डिटेलिंग चाहिए इसका? हाँ, ओके, चलो बोल. क्या क्या? ये वाला 1011 को 9 से डिवाइड करना है. सो 9 1 ज़ा 9 -11 होता है नहीं क्या? ओके, 1 ज़ा 9, कोई बात नहीं, -21. सो 3 ज़ा सॉरी 2 ज़ा 18 और 3 आएगा. कब बोलेगा? कोई नहीं. हाँ, तो कितना आएगा बोलो? कोई नहीं. हाँ, कितना आएगा? 1 1. रिमाइंडर चेंज हो गया ना, इससे प्रॉब्लम हुआ. तो 3⁻11 नहीं है, तो 3⁻² इंटू 3 मतलब 9⁻5 इंटू 3 मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा? 0, राइट. मतलब टोटल रिमाइंडर कितना रहता है? 8. तो ये भी आंसर है आपके पास. नाइस. रिमाइंडर कसं काढायचं एकदा सांगायचं आहे का? थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज़ का. समझा? बाकी का क्या है हाल धीरज? या हाल बेहाल हो गया? अगर अगली बार तुझे करने को दूँ तो आएगा? अच्छा, उन्नति नहीं ना, तो ना बोलना सीखो पहले. ईगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले एक नंबर को फिक्स करते, सपोज 7. अब सुनो, अब स्टोरी सुनो. स्टोरी ये है कि अगर किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है. जैसे 14 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. 1 आ सकता है रिमाइंडर, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6. 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 0. मतलब 7 को मैं यहाँ पे डालूंगी इस क्लास में. 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 1. मतलब 8 यहाँ आएगा.
तो ऑब्वियसली 9, 10, 11, बरो थोड़ा सा पानी पे आओ बेटा, 13, फिर कितना आएगा ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, करेक्ट, 20। अब अगर मैं -1 लूँ और उसे डिवाइड करूँ 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आइडियली क्या करना चाहिए? 6 माइनस -1 करना चाहिए, मतलब उल्टा लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, यहाँ पे -7। फिर यहाँ कितना आएगा? -8, -9, -10, -11, -12, -13 एंड -14। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नंबर 1076 लूँ सपोज, और इसे अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, तो 7 1 जा 7, -3 7, 5 जा 35, 2 6, मतलब 7 3 जा 21, और रिमाइंडर रहा 5, राइट। पर अगर मैंने 3 के जगह पे गलती से यहाँ पे 4 बोल दिया होता, वैसे हम स्कूल लेवल में ये नहीं करते पर अभी हम कर सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकूंगी 28 और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर -2। क्या मैं करेक्ट हूँ? और 5 -2 ये एक ही क्लास के थे, मतलब रिमाइंडर इनमें से कोई भी चलेगा, इस क्लास का कोई भी मेंबर चलेगा, राइट। मतलब मैंने अपने z को पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का असली मतलब क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, मतलब क्या? इंडिया का कोई पाकिस्तान में नहीं जा सकता, पाकिस्तान का कोई इंडिया में नहीं जा सकता, पर दोनों मिलके अखंड भारत बनते हैं। इनफैक्ट दोनों नहीं, चारों पांचों मिलके बनते, पर फिर भी मतलब अगर ये सेट इंटीजर्स का था तो मैंने इन्हें 7 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता है, देयर इज नो नंबर विच इज कॉमन इन बिटवीन टू। मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? तो होता है 5, और ए यूनियन बी कितना होता है? तो सारे अगर सबके यूनियन ले लो, सबके मतलब इन सबका यूनियन ले लो, तो मुझे फिर से जेड मिलना चाहिए। मतलब मैंने जेड के अलग अलग टुकड़े निकाले विद बॉर्डर, इसको बोलेंगे पार्टीशन। और पार्टीशन जो है वो इक्विवेलेंस क्लास देता है। इक्विवेलेंस क्लास मतलब सेट रिलेशंस में वो फंक्शन कैसा रहता है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इस रिलेशन को जो मैंने किया है उसे हम बोलते हैं कि ए एंड बी आर इन सेम सेट। यहां पर 7 सेट हुए ना। इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, चेक करो। जैसे अगर इन सेट में से कोई भी दो नंबर लेते हो, 16 और -12, सो व्हाट विल बी 16 माइनस -12 या -12 -16, तो कितना है? -28। और क्या ये 7 के टेबल में है? तो बिल्कुल है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। अब इतना डेफिनेशन थोड़ी मैं हर बार लिखूंगी, तो मैं इसी चीज को अलग नोटेशन से लिख सकती हूँ कि बॉस a माइनस बी को जब डिवाइड करोगे n से, स्ट्रेट लाइन मतलब डिवाइड करोगे n से, इज डिविजिबल बाय n। डिविजिबल मतलब स्ट्रेट लाइन, और नॉट डिविजिबल मतलब स्लैश, ठीक है। इसे मैं और एक नोटेशन से लिख सकती हूँ कि a माइनस बी जो है वो मुझे क्या देगा? रिमाइंडर 0 देगा जब मैं n से डिवाइड करूंगी। मॉड्यूलो n मतलब जब मैं n से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 18 लूँ और 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना रहता है? 7 2 जा 14 -4, रिमाइंडर ये। सो मैं लिख सकती हूँ 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 7, मतलब 18 - 4 इज डिविजिबल बाय 7। कोएफिशिएंट क्या है वो नहीं पता, मतलब कितने से डिविजिबल वो नहीं पता, पर रिमाइंडर पता है मुझे, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन में मैं रिमाइंडर ही फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। और एक तरीका क्या है उसे करने का? तो यहाँ पे एक थ्योरम्स है जो मैंने परसों भी शायद मैंने स्पेसिफाई किए थे। ऑयलर का थ्योरम था, 5 फंक्शन मैंने फाइंड करने के लिए बोला था। क्या था वो थ्योरम? a⁵n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले ही मैंने लिखवाया ये थ्योरम, राइट। ऑयलर्स 5 फंक्शन है ये। और फाई ऑफ n का फॉर्मूला क्या था? अगर आप n को लिख पाते हो p1⁴1, p2⁴2, so on up to pk⁴k, so phi of n को क्या लिख पाते हो आप? n in bracket 1 - 1 upon p1 into 1 - 1 upon p2 into so on up to 1 - 1 upon pk। क्या आपको याद है 2 दिन पहले मैंने लिखवाया था कि ये भी भूल चुके हो? अगर ये भूले हो तो फिर जेई नहीं करना चाहिए।
चौथी बार तो करवा रही हूँ आपकी क्लास में। अब उसी का फायदा अगर मैं यहाँ उठाऊंगी और इस क्वेश्चन के लिए सोचूंगी, तो अगर मेरे पास 11^1011 है पहला, और मुझे डिवाइड बाय 9 करना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, व्हाट इज 5 ऑफ 9, मतलब 5 ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर है ये, मतलब एक ही प्राइम है, तो 3 स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना आएगा 1 - 1/3 इस फॉर्मूला के मुताबिक, मतलब कितना आता है ये 3 स्क्वायर इंटू 2/3, मतलब कितना आता है ये 6। मतलब मेरे पास है कि भाई 11^6 को जब मैं डिवाइड करूँ 9 से तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 1, ऐसे थ्योरम बोलता है। मुझे 11^1011 चाहिए है, इसे मैं क्या करूँगी अब 6 से डिवाइड करूँगी, तो 6 इंटू कितना लिख सकती हूँ अच्छे से, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, 1011 को 6 से डिवाइड करना, तो कितना आएगा 4 जा, फिर कितना आता है ये 51, फिर कितना आता है 48, फिर 31, और फिर 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर कितना रहता है 1 रहता है, मतलब 6 इंटू 185 प्लस 1 मॉड्यूलो 9। मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ x⁻6 होल रेज टू 185 इंटू 11 मॉड्यूलो 9। क्या हुआ 6 है, ओके हाँ नीचे 4 है ऊपर 6 है। हेल्प 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 168 आ रहा है, 168 प्लस 3, क्या मैं करेक्ट हूँ? अब एक्सप्लेनेशन जो है वो अगले स्टेप्स में, ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। ओके 168 इंटू 3, अब ये सही है सब कुछ, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो इसका ये तो 1 को चला जाएगा राइट, अभी के थ्योरम के मुताबिक देखो ना 11^6 ही 1 को जा रहा है, तो उसका कोई भी पावर 1 को ही जाएगा राइट। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 11 को खुद को डिवाइड करो तो 9 से, तो रिमाइंडर कितना रहता है 2, सो मतलब 2 क्यूब मॉड्यूलो 9, और इसीलिए आंसर कितना आता है यहाँ पे 8 mod 9। ये ज़्यादा इजी जाता है, ठीक है। और 1011^11 था ना सेकेंड टर्म, तो इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ अंदर वाले को ही, अभी के मुताबिक 1011^6 कितना होना चाहिए अभी के मुताबिक, तो 1 मॉड्यूलो 9 होना चाहिए राइट। 5 फंक्शन तो हर एक नंबर के सेम ही होते हैं। सो व्हाट अबाउट 1011^11, क्या मैं इसे 1011^6 प्लस 5 लिख सकती हूँ, मतलब 1011^5 लिख सकती हूँ। पर अगर मैं 1011 को खुद को डिवाइड करूँ 9 से, तो रिमाइंडर कितना रहता है, शायद 3 रह रहा था, सो 3^5 आ गया ये, और 3^5 कितना कैसा होता है बोलो 9 हाँ, तो मतलब 3^5 मतलब उसमें 9 का पावर है, मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा पक्का, या 3 रहेगा रिमाइंडर, 9 × 3 ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, पर इनके रिमाइंडर 0 रह रहा है ना, प्रॉब्लम वो है। ऐसे केसेस में ना डायरेक्ट करके देखो बेटर होता है। 243 है 3^5, 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 से डिविजिबल है डायरेक्ट, ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल होना ही है उसने, 3^5 है बॉस वो, मतलब कितना आएगा ये डायरेक्ट 0 आएगा राइट। अब आप देखो बाइनोमियल में, क्योंकि आपके लिए नया है ये इसलिए इतना लिखना पड़ता है, वरना इतना भी नहीं लिखना पड़ता, बाइनोमियल में बहुत लिखना पड़ता है, और बाइनोमियल में हर बार आंसर नहीं मिळता है। या मेथडनी प्रत्येक वेळेस उत्तर मिळेलच असं काही नाही आहे, सेकंड मेथडनी उत्तर पटकन मिळतं, फक्त सेकंड मेथड कळली पाहिजे की काय होतंय ते, ड्युटी हे काहीच नाही कळत आहे। और एक कुठे काय लिहायचंय, हे लिहिलेलं आहे परवा, तरी काय तरी, आणि त्यासाठी पूर्ण माझा क्लास थांबवून ठेवायचा, व्हेरी नाईस हा, नाईस आयडिया। ओके द रिमाइंडर वेन 2021 रेज टू 20, ये VIT भोपाल ऐसा कुछ है क्या, और उसका एंट्रेंस कैसा है? अच्छा, और
अच्छा, मुझे एक पेरेंट का कल कॉल था। ठीक है। और इतना एडमिशन देंगे तो अब क्या ही रहा उसमें। अरे 10-10 हज़ार एडमिशन सुने मैंने, वीआईटीज में 10 हज़ार एडमिशन होते हैं। उनको एडमिशन देना है, उन्होंने दुकान खोल के रखी है वीआईटी वालों ने। वेल्लोर, वेल्लोर सबसे वन चलता है, नंबर वन। पर क्या वहाँ की भी प्लेसमेंट्स है? मुझे तो लगने लगा है प्योर साइंसेस में लेवा लिया जाए, क्या एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमारे जैसे क्लास बेचारे बंदे ले सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स ही नहीं तो बेचारा बंदा काम क्या करेगा। या फिर डॉक्टर बन जाओ छोटा मोटा। हाँ, दुकान चलती रहती है। पीसीओ ने नहीं कहा डॉक्टर। बोलो ये कैसे करोगे? हाथ से। नाइस, वेरी गुड आइडिया। बायनोमियल से पहले करके दिखाते हैं। 7 2 14। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मुझे वाइब्स नहीं आते यहाँ तक, फिर पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाती है। पढ़ाओगे नहीं, पढ़ो, डर लगने लगता है। आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो। सुनने में थोड़ी होगा कुछ, पढ़ना भी पड़ेगा ना। 8 56 और ये कितना आएगा 5। मतलब 2021 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7 इंटू 2 88 प्लस 5। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो इसे मैं अल्फा प्लस 5 बोलती हूँ, है ना? 5 ही है ना पक्का? ये चेक करो, मैं इसमें हमेशा गड़बड़ करती हूँ। अब ये नहीं बोलना मैम आपके बचपन का मैथ्स कमजोर है। मैंने इतने सालों में कभी किया ही नहीं, क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों को बोलो तो बच्चे आंसर दे देते थे। बराबर है, थैंक यू। सो मैं 2021 रेज टू 2022 को लिख सकती हूँ आपकी भाषा में अल्फा प्लस 5 रेज टू 2022। इस एक्सपांशन में बाकी सारे टर्म्स में अल्फा होगा और अल्फा डिविजिबल बाय 7 है, इसलिए सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी और वो क्या बचेगी? 5 रेज टू 2022 बचेगी। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब अगर मैं 25 को 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना रहता है? 4। 125 को डिवाइड करूँ तो 1 जा और 55 56 -1। मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ 5 रेज टू क्यूब इंटू कितना आएगा ये? जरा हेल्प करो यार। 3 6 जा 18, 22, 3 7 जा 21 और 12 मतलब 4 जा। नाइस। 5 क्यूब कितना है? 125 है। और 125 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहता है? शायद -1। आपकी भाषा में 6, मेरी भाषा में -1। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि 6 आए और -1 आए तो सेम ही होता है। और अब ये क्या हुआ? -1 का इवन पावर मतलब कितना आएगा ये? 1। तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 1 पहले वाले का। ठीक है, आता है बायनोमियल तो कळलंच पाहिजे, नहीं तो काय है। ओके, अब सेकेंड पे चलते हैं। 2022 रेज टू 2021। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? अल्फा या बीटा? अल्फा भी चलेगा, सेम ही अल्फा है, चलेगा। इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस 6 रेज टू 2021। क्या आप मानते हो? हाँ या ना? मतलब ये आएगा 6 रेज टू 2021, हाँ या ना? 7 से डिवाइड करने पे, और 7 से डिवाइड कर रहे हो मतलब -1 रेज टू 2021। अभी बोला था 6 और -1 सेम ही होता है। और ये कैसा हुआ? ऑड पावर हुआ, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आया? -1 आया। इसका रिमाइंडर कितना आया था? 7 आया था। तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ये हो गया आपकी मेथड से। अब मेरी मेथड से चलाऊं? अब मेरी मेथड सुनो। सबसे पहले 2021 का इस को प्राइम टू 7 मतलब HCF 1 है। 2022 और 7 का HCF 1 है। HCF या GCD तुमको जो पता है वो। ओके, 5 ऑफ 7 कितना होता है? 7 प्राइम नंबर है, तो 5 ऑफ प्राइम नंबर होता है P-1। मतलब यहाँ पे कितना होगा वो? 6। मतलब मेरे पास डायरेक्टली आएगा कि 2021 रेज टू 6
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। ये और मेथड है, सेकंड मेथड चल रही है, नहीं तो ये भी लिखोगे, सब लिखते जाने का, सिर्फ समझे कि ना समझे। सो 2021 रेज टू 2022 अगर आपको चाहिए, सो इट इज 2021 रेज टू 6 होल रेज टू जो भी आएगा वो ब्ला ब्ला ब्ला, 6 से डिविजिबल है ये नंबर। और ये कितना आएगा 1 रेज टू समथिंग समथिंग, मतलब 1 मॉड्यूलो 7, एक स्टेप में खत्म होता है। अब 2022 का क्या आएगा फिर से, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7, थ्योरम तो यही बोलता है। आपको चाहिए 2022 रेज टू 2021, तो आप इसे लिख सकते हो 2022 इंटू रेज टू 6 रेज टू समथिंग इंटू रिमाइंडर कितना रहता है, अभी मैंने रिमाइंडर निकाला है 6 से डिवाइड करने पे, कितना रिमाइंडर रहेगा 2021 को डिवाइड करने पे, तो 5 रहेगा शायद रिमाइंडर। करेक्ट हूँ मैं, मॉड्यूलो 7। यार ये तो 1 को जा रहा है ऊपर के थ्योरम से, तो ये आएगा 1 इंटू 2022 रेज टू 7, सॉरी रेज टू 5 मॉड्यूलो 7। पर अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं इस बंदे को, तो रिमाइंडर कितना रहता है 6, अभी मैंने सीखा ना। और 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और -1 रेज टू ऑड नंबर कितना होता है -1, इसलिए फिर से रिमाइंडर 0 आता है। सेकेंड मेथड ज़्यादा छोटी होती है, ये भी मुझे मतलब आपको पढ़ाना इसलिए इतना लिखना पड़ा, बाकी बच्चे तो ओरल कर देते हैं। सिर्फ एडिक्टेड हो जाओ चीज़ों को कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, नहीं तो बायनोमियल तो डांस पार्टी कर ही रहे हो, तो बायनोमियल की डांस पार्टी बड़ी हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 2022 का ही है, और आप मुझे करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप मुझे कंप्लीट आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन है मेरा, रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू 2022 प्लस 3 रेज टू 2022 इज डिवाइडेड बाई 5। स्पीड से, क्लास का टाइम हो चुका है तो हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। पैकअप, बाय बाय, भागो।